कोई तो ऐसी जगह होगी ना इस दुनिया में जहां एक औरत की, एक पत्नी की, एक बहू की सुनवाई हो। या फिर सच यही है कि इस समाज में उसके लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। जब तक वह सबकी बातें मानती रहे, सबकी खुशियों के लिए अपनी इच्छाओं का गला घोंटती रहे, तब तक वह अच्छी कहलाती है। लेकिन जैसे ही वह अपने हक की बात करती है, उसे जिद्दी, बदतमीज और घर तोड़ने वाली कह दिया जाता है। आखिर क्यों क्यों एक औरत को हर रिश्ते में सिर्फ समझौते ही करने पड़ते हैं? क्यों उसकी चुप्पी को उसकी मजबूरी समझ लिया जाता है? न अपना घर उसका होता है, न ससुराल। मायके में कहा जाता है कि अब वह पराई हो चुकी है, और ससुराल में उसे हर पल यह एहसास दिलाया जाता है कि वह बाहर से आई हुई है। वह अपने हर दर्द को अपने दिल में दबाकर रखती है, हर अपमान को मुस्कुराकर सहती है और हर रात अकेले बैठकर रोती है। लेकिन किसी को उसके आंसू दिखाई नहीं देते। समाज को सिर्फ उसकी गलतियां दिखाई देती हैं, उसका दर्द नहीं। अकेली तो तू खुद को बना रही है बेटा। तू जो चाहती है उसमें तेरा साथ कोई नहीं देगा, कोई तेरी बात नहीं सुनेगा। दुनिया ताकतवर लोगों की सुनती है, कमजोर लोगों की नहीं। लेकिन उस लड़की ने पहली बार अपनी मां की आंखों में देखकर कहा, मां, मुझे पूरी दुनिया का साथ नहीं चाहिए। अगर तुम मेरे साथ खड़ी हो जाओ तो मैं अकेले पूरी दुनिया से लड़ सकती हूं। बस एक बार कह दो कि तुम मेरी मां हो और मेरी लड़ाई तुम्हारी भी लड़ाई है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में डर नहीं था। बस एक बार कह दो मां कि बेटा, मैं तेरे साथ हूं। फिर देखना मैं कैसे इस पूरे समाज का सामना करती हूं। मैं उन लोगों को बता दूंगी कि एक औरत कमजोर नहीं होती, उसे सिर्फ अपने लोगों के भरोसे की जरूरत होती है। मां की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बेटी को देखती रही। एक तरफ समाज का डर था और दूसरी तरफ अपनी बेटी का टूटा हुआ आत्मविश्वास। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने कांपते हुए हाथों से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, आज तक मैं समाज से डरती रही, लेकिन आज पहली बार मैं अपनी बेटी के लिए समाज से लड़ूंगी। इतना सुनते ही लड़की की आंखों में उम्मीद लौट आई। उसने अपनी मां को गले लगा लिया। उसे लगा कि अब कोई भी उसे हरा नहीं सकता। उसी समय बाहर से शहनाइयों की आवाज आने लगी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थीं। पूरा टंडन परिवार अपनी शान और दौलत का दिखावा कर रहा था। हर मेहमान उनके रसूख की तारीफ कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे शहर को हिला देगा। दुल्हन मंडप की तरफ बढ़ी। सबकी निगाहें उसी पर थीं। पंडित ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। जैसे ही राज ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी दुल्हन ने जोर से कहा, रुको, यह शादी नहीं हो सकती। पूरा मंडप सन्न रह गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। राज गुस्से में बोला, यह क्या मजाक है? दुल्हन ने कहा, यह मजाक नहीं, सच है। इस शहर की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली टंडन परिवार ने अपने बेटे राज से मेरी शादी करवाने के लिए मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। पूरा हॉल हैरान रह गया। मेहमानों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। टंडन परिवार के चेहरे का रंग उड़ चुका था। राज के पिता चिल्लाए, झूठ बोल रही है ये लड़की। लेकिन लड़की मुस्कुराई और बोली, अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो फिर यह वीडियो किस बात का सबूत है? इतना कहते ही सामने लगी बड़ी एलईडी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगा। उसमें टंडन परिवार दहेज की रकम तय करता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। तभी एसीपी अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे। टंडन परिवार ने मेरी फैमिली से 100 करोड़ रुपए का दहेज लिया है। यह कानूनन अपराध है। प्लीज इन्हें अभी के अभी गिरफ्तार कीजिए। एसीपी ने बिना देर किए कहा, कानून के तहत आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस आगे बढ़ी और टंडन परिवार को गिरफ्तार करने लगी। हर कोई तालियां बजाने लगा। ऐसा लग रहा था कि सच की जीत हो गई। लेकिन तभी कहानी में आया सबसे बड़ा झटका। जैसे ही पुलिस राज को हथकड़ी पहनाने लगी, तभी एक बुजुर्ग महिला भीड़ को चीरते हुए आगे आई और जोर से बोली, रुक जाइए, असली गुनहगार ये लोग नहीं हैं। पूरा हॉल फिर से सन्न रह गया। महिला ने अपने बैग से कुछ पुराने दस्तावेज और एक डीएनए रिपोर्ट निकाली। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राज, जिसे तुम अपना पिता समझते हो, वह तुम्हारा असली पिता है ही नहीं। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने आगे कहा,
20 साल पहले अस्पताल में 2 बच्चों की अदला बदली हुई थी। असली वारिस कोई और है, और जिस लड़की को तुम आज दहेज के लिए मजबूर कर रहे थे, वही इस टंडन साम्राज्य की असली उत्तराधिकारी है। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। राज की मां रोने लगी। राज को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कौन है। तभी लड़की ने शांत आवाज में कहा, मुझे यह सच 6 महीने पहले पता चल चुका था, लेकिन मैं दौलत के लिए नहीं, न्याय के लिए लड़ रही थी। सबको लगा कि अब कहानी खत्म हो गई, लेकिन तभी एसीपी के फोन पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, जिस डीएनए रिपोर्ट के आधार पर यह सच सामने आया है, वह भी नकली है। किसी ने पूरे परिवार को फंसाने के लिए बहुत बड़ा खेल खेला है। हॉल में फिर से अफरा तफरी मच गई। तभी पीछे से एक रहस्यमयी व्यक्ति ताली बजाते हुए सामने आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, तुम सबने एक दूसरे पर शक किया, और यही मैं चाहता था। सबने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? वह मुस्कुराया और बोला, मैं उस इंसान का बेटा हूं, जिसकी जिंदगी इस परिवार ने 20 साल पहले बर्बाद कर दी थी। आज मैंने तुम सबकी दुनिया बर्बाद कर दी, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। असली सच तो अब शुरू होगा। इतना कहकर वह वहां से गायब हो गया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है, झूठ क्या है, अपना कौन है और दुश्मन कौन। और यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे खतरनाक अध्याय, जहां हर रिश्ता कटघरे में होगा, हर चेहरे से नकाब उतरेगा, और एक ऐसा राज सामने आएगा जिसे जानकर पूरा शहर दहल जाएगा।